नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बीच सड़क पर भिड़ गए पति पत्नी, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस की भी हो गई एंट्री। पिकअप में नारियल के बोरे में छिपाकर लाई गई शराब बरामद, धंधेबाज फरार। और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग, हिंदू संगठनों ने निकाला विशाल मौन जुलूस। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बीच सड़क पर पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सड़क से गुजर रहे लोगों ने दोनों के ड्रामे का वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। खास बात यह रही कि जब पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था तो वहां पुलिस भी पहुंच गई। दोनों का झगड़ा देखकर पुलिस ने भी अपना सर पकड़ लिया। उसके बाद दोनों को समझाकर थाने ले गई। इस बीच महिला ने उस व्यक्ति को तमाचे भी जड़ दिए, लेकिन पत्नी लगातार अपने पति से झगड़ा करती रही। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने जब दोनों का यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखा तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। पहले तो लोगों को माजरा समझ नहीं आया, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि आपस में झगड़ रहे महिला पुरुष पति पत्नी है तो लोगों ने हस्तक्षेप करना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पति पत्नी के इस हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो बना लिया। पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के समाहरणालय रोड का है। हालांकि उस व्यक्ति का कहना था कि उसकी पत्नी नहीं है, उसका लवर कोई और है, वह बेवजह उसके गले पड़ रही है, लेकिन महिला का कहना था कि वे उसका पति है। सुबह समाज के सामने प्रूफ देने के लिए भी तैयार है। ये सर देखिए, हम लोग का शादी ब्याह जब हुआ ना तो इसको लेकर घर पर लेकर रख के तो बहन मेरा है जो बोली कि पेट में बच्चा है तो हम कहे कि चलो बच्चा है तो मान के चले ड्राई लेकर कहीं रहते हैं, तुम वैसा बात हम लोग को जानकारी नहीं था, तो वैसा बात आ गया तो इसको लेकर रखते थे। तो 5 दिन रहती थी, भाग दूसरा गाड़ी में बैठ के भी भाग गया। कहाँ भाग जाती थी? किसके साथ? ये अपना घर पर भाग जाता था। ये अपना घर पे भाग गया। उसके बगल में कोई लड़का है जिसके उसी गाड़ी पे बैठ के ही भाग गया। डेरा लिए हाँ, दूसरा शादी से पहले इसका है। क्या है? शादी से पहले उसका लवर है, दोनों पति पत्नी मानता है, शादी नहीं की हुआ उससे। क्या मानता है? ये हमको कुछ नहीं समझता है। ले जाके यहाँ से पकड़ के ले आता है, कचहरी से मारता पीटता है। वहाँ से ले गया था भाई जो है प्रमोद, वो मारता है। वहाँ पर धर्मिंद्रा है, साइकिल तोड़ ताड़ के ले जाता है, मारता है, पटक यहाँ मारा। आदमी भी देखा सर, यहाँ पे सामने आदमी जो खड़ा था, ले जाके वहाँ सब भाई मारता है घर पर। जान बचा के भागे हमेशा। घर पर उसके नस थे तो नस काटने गया था, मेरा बहन बोला था इसको नस काटने गया था, ये भाग गया। फिर दोबारा अभी पकड़ लिया आपको? अभी आया था यहाँ कालो सर सब पकड़ लिया। मतलब अभी पुलिस सर अभी आए थे थाना, मारबो किया है। कालो देखे सब नोच नाच कर दिया हमारे। ये मेरा सर ऐसे इसको मेरा जो है ना शादी जैसे शादी हुआ तो हम नहीं जानते थे सर। इसका पेट में पहले से बच्चा था, यार का बच्चा था, कोई प्यार का बच्चा था इसका। गर्लफ्रेंड कौन है आपका? पति है सर। नहीं है पति? हाँ, तो उसको लगेगा तो समाज में ना तभी सब बताएगा, बकेगा। कथी बोल रहा है ना, किसी और ने मोबाइल ले गया घर के, तो हम काम नाम लेबर करते अपना मोबाइल ले गया चुरा के। देखिए, इसका बहन है गलत, इसका माँ है मियाँ से फसल, इसका बहन है सोना से फसल, बड़का मोबाइल सेट ले गया चुरा के। सब दोनों फसल है।
और जब हम शरीफ लड़की है गए इसके घर में, हमको अब भतीजा गया, माने कि नहीं होता है बट फेंकड़ा का फ्राई, तो उसमें गया लेके कुछ खाने उने के लिए, तो इसको माँ क्या बोला कि रखेल हवरे ई हवरे ऊ हवडी गैस मार बोल रहा था। उसी समय से ये इसका बाप मतारी सब मिलकर हमको मारा, पूरा कपड़ा उपड़ा माने तहस नहस कर दिया। वही नहीं, इसको समाज में है ना, इसको लौंडा करवाएंगे सर, समाज को साथ में शादी किए हैं, कोई रखेल इसका नलू है, पूरा थाना का बनाते हैं, ये हमको झुझुआ के भगाता है, मार पीट के भगाता है। इसका मतारी गलत है, इसका बहन गलत है। शादी पहले तो हुआ था? नहीं, शादी इसी के साथ हुआ है। पेट में शादी नहीं, सब गलत बात बोल रहा है, सब गलत बात बोल रहा है। सब प्यार मोहब्बत इसका बच्चा पहले है ना, बहुत गलत बात बोल रहा है। ये एक औरत के चक्कर में फंसा हुआ है और हमको ऐसा ऐसा बोल रहा है, गाड़ी पर ऐसा ऐसा हमको ये बोल रहा है कि हम ऐसे करेंगे तो इसको हम छोड़ देंगे। बुढ़िया औरत से फंसा हुआ है। हमको एक लड़की है, लड़की कहता है कि हम तुमको लड़की है इसीलिए हम तुमको छोड़ देंगे, यही कारण ये सब बदमाशी कर रहा है। कंडम से जब काम हो रहा है पेट में बच्चा मारेंगे, मुँह हाथ फुला देंगे, गंदा मुँह हाथ फुला देंगे। घर पर जाते थे तो पेट फुला हुआ रहता था, इसे पूछते थे पेट फुला हुआ है तो मेरा लीवर प्रॉब्लम था ना, अभी भी पेट फुला हुआ है तो मेरा शरीर में बच्चा है क्या रे तुमको? तुमको अभी भी हमको बच्चा है रे। जब कहा कि मतलब कंडम से जब काम हो जाए तो बच्चा कैसे तोरा पेट में ठहर जाए, बच्चा कैसे आ जाए तोरा पेट में? मामा आया रे लड़की। मुजफ्फरपुर उत्पाद पुलिस ने नारियल की आड़ में शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। झारखंड से लौटकर नारियल की आड़ में लाई जा गई लाखों रुपए की शराब की खेप पकड़ी गई। वहीं उत्पाद विभाग की टीम को देख मौके से शराब लदी वाहन को छोड़कर माफिया भाग खड़े हुए हैं। घटना करजा थाना क्षेत्र के पकड़ी पकोही के पास की है, जहां उत्पाद विभाग ने देर रात को कार्रवाई करते हुए शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे ने बताया कि टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई चल रही है। उसी दौरान 2.5 दर्जन लोगों को पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी में से कई शराब के धंधेबाज हैं तो कई पीने वाले लोग। इस दौरान शराब भी जब्त किया गया है। वहीं एक पिकअप वैन भी जब्त किया गया है, जिसमें नारियल फल की आड़ में शराब को छिपाकर लाया जा रहा है। टीम को देख चालक मौके से भागने में कामयाब हो गया। जब्त किया गया हुआ शराब झारखंड की बनी हुई है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभियान चलाया गया जिसमें झारखंड निर्मित शराब पकड़ा गया। 29 पेटी एक पिकअप से पकड़िया एक जगह है करजा थाना क्षेत्र में, वहाँ से पकड़ा गया है और उस में पूछताछ की जा रही है, मतलब जांच किया जा रहा है कि कौन से लोग उसमें संलिप्त हैं, किनके द्वारा मंगाया गया था। उससे किस तरह से लाया गया था सर? इसको नारियल के बीच में लाया गया था। ऊपर से नारियल, सूखा नारियल रखा हुआ था। बाहर से देखने से तो लगता था कि बिल्कुल नारियल ही इसके अंदर केवल है, क्योंकि एक तरीका था शराब छिपाने का, हम लोगों को गुमराह करने के लिए या फिर छिपाने के लिए कि पुलिस नहीं पकड़ पाए, उसको पकड़ा गया। हाँ, गुप्त सूचना के आधार पर उसको पकड़ा गया है। शराब जो है वो कहाँ से लाई गई? झारखंड से लाया गया था शराब को। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से आंदोलन करने वाले इस्कॉन के स्वामी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को देशद्रोह के आरोप में अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किए जाने और गिरफ्तार हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दबाने को लेकर बुधवार को मुजफ्फरपुर क्लब से हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न हिंदू संगठनों ने जनसभा कर मौन जुलूस निकाला। हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि हम तीव्र शब्दों में निंदा करते हैं। हमारी मांग है कि भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप कर स्वामी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की बिना शर्त रिहाई सुनिश्चित करे और बांग्लादेश सरकार को हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बाध्य करे। बांग्लादेश में हिंदू समाज पिछले कई दशकों से धार्मिक अत्याचार, मंदिरों पर हमले, महिलाओं पर अत्याचार और संपत्तियों की लूट का सामना कर रहा है। स्वामी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी ने ऐसे अन्याय का विरोध करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की मांग की। उनकी गिरफ्तारी ने बांग्लादेश के हिंदुओं के धार्मिक स्वतंत्रता को गंभीर खतरे में डाल दिया है। जैसे भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारत की नागरिकता प्रदान करने का एक सराहनीय कदम उठाया है, वैसे ही बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार भारत के लिए केवल एक पड़ोसी देश का मुद्दा नहीं, बल्कि हिंदुओं के अस्तित्व, मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का संवेदनशील विषय है। यदि इन अत्याचारों को नहीं रोका गया तो इस पर भारत का काफ़ी असर पड़ेगा। इसलिए हिंदू संगठनों ने भारत सरकार से कड़े कदम उठाने और निर्णायक भूमिका निभाने की मांग की है।
देखिए, बांग्लादेश में हिंदू सहित अन्य जो भी एक शांतिप्रिय धर्म को छोड़ के जो भी धर्म है सब पर बलात्कार, हत्या, मर्डर हो रहा है। उस पर किसी का चिंता नहीं, सारा नेता सुता हुआ है। और भारत में तो एक देश हिंदू का भारत, वो भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आप बताइए कि अब पाकिस्तान में हिंदू विहीन हो गया, बांग्लादेश में विहीन हो गया, तो फिर भारत कहाँ से सेफ रहेगा? भारत सरकार भी सो रखी है और विपक्ष तो मर ही चुका है। विपक्ष कोई नहीं है यहाँ पर। अभी तक भाजपा को चाहिए था, सरकार को चप्पा चप्पा सरकार के खिलाफ हो जाना चाहिए था। क्यों? सेना किस लिए है? सेना किस लिए है? जब हमारा रक्षा नहीं होगा तो सेना किस लिए रहेगा? 56 इंच सीना का बात करते हैं प्रधानमंत्री। अब वो उनका 56 इंच लग रहा है कि सिकुड़ गया, ठंडा का मौसम में उनका सीना सिकुड़ गया, उनसे अब हाँ अब लग रहा है उससे नहीं होगा। और यहाँ पे आम हिंदू जग गया है। अगर नहीं होगा तो हम लोग अपने शक्ति से, बल से, जो भी अस्त्र होगा लेके हम लोग अब खुद जाने पर मजबूर हैं। बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक बना दिए गए हिंदू भाई हैं, उन पे जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ में हमारा जो हिंदुस्तान का जो हिंदू समाज है जो मौन है, उन्हें जागृत करने के लिए हम लोगों ने ये मौन यात्रा की है। कहीं भी किसी ने कोई जय श्री राम, हिंदू एकता का नारा नहीं दिया है। हम लोगों ने ये मौन समर्थन दिया है अपने हिंदू समाज के उन सभी लोगों को जो बांग्लादेश सहित विश्व के कोने कोने में रह रहे हैं। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि भारत में हिंदू जो हैं वो सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। हम पूरे दुनिया के हिंदू के लिए जी रहे हैं। और बांग्लादेश में जो भी अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, ये मानवता के ऊपर में कलंक है। इस कलंक को धोने का, इस कलंक को मिटाने का ये मौन समर्थन है। और हम इस मौन यात्रा से ये आक्रोश व्यक्त करते हैं, ये मैसेज देते हैं अपने प्रशासन को, अपने शासन को, अपने नेतृत्व को कि हमारी हिंदू एकजुटता किसी पार्टी, किसी दल के बंधन में नहीं है। बांग्लादेश का अगर निर्माण हो सकता है तो बांग्लादेश को भारत में मिलाया भी जा सकता है। वहाँ के हिंदुओं की एकता, अखंडता के लिए बांग्लादेश को भारत में मिलाने का काम करने का ये निवेदन है। मौन जुलूस और हिंदुओं की एकता दुनिया के किसी कोने में अगर विखंडित होती है, उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है। वहाँ के बेटी बहनों पर आक्रमण होता है, वहाँ के धर्म के मंदिर पर, आस्था पर चोट पहुंचाई जाती है, तो उस पर रोक लगाने का हम लोग ये मौन समर्थन करते हैं कि आप किसी भी तरीके से हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दुनिया के किसी कोने में हिंदुओं की रक्षा आपको करनी होगी। और हिंदू एकजुटता, हिंदू एकता समर्थन का ये मौन जुलूस है। भारत सरकार अभी तक किसी पहल कोई नहीं कर रही है, कोई ऐसा पहल? भारत सरकार अपने समर्थन पे, अपने विचार पे, अपने स्तर पे काम करती है। हम हिंदू हैं, हम मैसेज देंगे, हम सरकार को बताएंगे कि हिंदू को कैसे रक्षा करना है, हिंदू कैसे स्वतंत्र होगा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कैसे बंद होगा, वहाँ के मंदिर, वहाँ के जो हमारे धर्म के सेवक हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगे, वह जो हिंदू अल्पसंख्यक बना दिए गए हैं कैसे उनकी सुरक्षा की जाएगी। इसी के ध्यान के आकृष्ट को कराने के लिए हम लोगों ने ये मौन यात्रा की है। और इस पे सरकार, देश और शासन प्रशासन सभी काम करेंगे और हिंदू एकता अखंडित है, अखंडित रहेगी। आज ये मौन जुलूस ये सनातन के तरफ से एक शांति का संदेश है बांग्लादेश को, और ये तूफान के पहले की शांति है। और इस शांति जुलूस, मौन जुलूस के माध्यम से हम बांग्लादेश को आगाह कर रहे हैं कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो एक रात काफ़ी है तुम्हारा अस्मत मिटाने के लिए। विश्व के नक्शे से तुम्हारा अस्मत भी मिट जाएगा। और हिंदू अब जग गए हैं भारत के। और भारत सरकार और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी 10 बजे रात में कंप्यूटर पर बैठेंगे और 12 बजे तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। और फिर तो वहाँ हिंदू शासन होगा और हिंदुस्तान में तुम मिल जाओगे। इस चीज़ के लिए आगाह करने के लिए आज हम लोगों ने मौन जुलूस निकाला है। और तमाम सनातनी भाई बहनों ने मौन जुलूस के माध्यम से बांग्लादेश को आगाह करने का कोशिश की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूं, अपने हिंदू के रक्षा के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं।
अगर हम थोड़ा सा भी संकोच नहीं करेंगे, हमारे शरीर में बम बांध दिया जाए और मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाकर भ्रष्ट हो जाऊंगा। मैं यही चाहता हूं। जय श्री राम, भारत माता की जय। भारत सरकार से देखिए, हम भारत सरकार के कुछ लोग हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं और माननीय ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, अकेले चना का भार नहीं फूटता है। हमारे हिंदू भाई और बहनें एकजुट हो और जा करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और अब बांग्लादेश को मैं चूर चूर करने का पावर रखते हैं। हिंदुओं की सुरक्षा हमारे जिस तरह बांग्लादेश में सनातन धर्म अनुयायियों पर जिस तरह हमले हो रहे हैं, मठ मंदिरों को उजाड़ा जा रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी कि कहीं का भी हिंदू और वो बैठ कर मुख दर्शक बना रहेगा। हमारे पूर्वजों ने का लंबा इतिहास रहा है, कितनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन सनातन धर्म पर आँच नहीं आने दिया है और आगे भी अपना जो भविष्य है उसमें आँच हम लोग नहीं आने देंगे। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वो उसी के खिलाफ आज मौन जुलूस मुजफ्फरपुर के हिंदू समाज द्वारा निकाला गया। बांग्लादेश चल रहा है, रामबाग में पिटा जा रहा है, जेल में चला जा रहा है। सच्चाई है वो, तो यहाँ के कानून का प्रावधान है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके तहत हम लोग को इस तरह अति किया जा रहा है। नहीं, हिंदू का कोई सरकार नहीं है भैया। हिंदू नहीं, कोई हिंदू की सरकार नहीं है भैया। सिर्फ हिंदू अपना सरकार है। हिंदू आप देख रहे सरकार है तो कहाँ राफेल खड़ाता है, ये खड़ाता है। वो बांग्लादेश में इतना हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। मुजफ्फरपुर, अपने ठीक बात बोले, मुजफ्फरपुर गृह जिला में इस तरह अत्याचार हुआ है। यहाँ का प्रशासन उसको जबरन जो पीड़ित है, जो मार पीट खाया है, उसी को जेल भेज दिया गया। और आज देखिए क्या कहें हम, निःशब्द है, लेकिन हर एक हिंदू जागरूक है, वो अपने के लिए लड़ेगा। और जो व्यक्ति जेल गया है, सभी हिंदू समाज उनके लिए भी खड़े हैं। आज का यह मौन जुलूस उस तमाम शोषित हिंदुओं के लिए है जिनका शोषण लगातार बांग्लादेश में किया जा रहा है, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज करके एक जो धार्मिक हिंसा है उसका रूप ले लिया है। जबरन हिंदुओं का वो शोषण करना, उनके कपड़े खुलवा के उनको चिन्हित करके उनको दंडित करना, हिंदू देवी देवताओं के मूर्ति को खंडित करना, फेंकना और धर्म के प्रति ठेस पहुँचाना। आज यह मौन जुलूस बांग्लादेश के और सभी धर्म वालों के लिए एक सूचना के रूप में है कि यह तूफान से पहले वाली शांति है। हिंदू शस्त्र भी जानता है और शास्त्र भी जानता है। अगर आप शास्त्र से मानने के लिए तैयार नहीं है तो हिंदू शस्त्र उठाने में भी पीछे नहीं हटेगा और उस बांग्लादेश को पुनः भारत में लौटते में समय नहीं लगेगा। बस यही इस मौन जुलूस का। बांग्लादेश में 4 महीने से हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहा है। मंदिरें तोड़ी और जलाई जा रही है, हमारे माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे संत महात्माओं को देशद्रोही बताकर उनको जेलों में यातना दी जा रही है। उसके विरोध में, वहाँ की सरकार के विरोध में और हिंदुओं के पक्ष में आज ये मौन जुलूस निकाला गया है। और इस मौन जुलूस के माध्यम से इस देश की सरकार को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें चाहिए कि अविलंब वो भारत के जो मित्र देश हैं उनकी लॉबी बनाकर वो एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालें और संयुक्त राष्ट्र संघ को ये दबाव दें कि वहाँ शांति सेना भेजी जाए और वहाँ सीधा हस्तक्षेप करे। दूसरी बात कि जितने भी प्रकार के हमारे संबंध हैं बांग्लादेश से, चाहे वो राजनयिक संबंध हो, व्यावसायिक संबंध हो, सांस्कृतिक संबंध हो, उसको ब्लॉक करना चाहिए और वहाँ पर किसी प्रकार की सप्लाई नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि हमारे जो वहाँ हिंदू फंसे हुए हैं, जिनको कि जिहादी लोग भारत नहीं आने दे रहे हैं, तो इसमें सरकार एक पहल करके और हमारे पीड़ित हिंदुओं को भारत में लाकर उनको विशेष शिविरों में डालें। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, मौन जुलूस के मुद्दों के ऊपर सरकार गंभीरता से, देश की सरकार नहीं विचार करती है, तो हम अब केवल मुजफ्फरपुर के समाहरणालय तक नहीं, बांग्लादेश के ढाका तक भी ये मौन जुलूस और मार्च कर सकते हैं। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बुधवार को दल बल के साथ मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि बेला औद्योगिक क्षेत्र में लेदर क्लस्टर सेंटर का निरीक्षण किया है। निरीक्षण का मकसद मूलतः यह जानकारी लेना था कि किस तरह यहाँ जीविका बहनें लेदर बैग का निर्माण कर अपने जीवन का रहन सहन बेहतर कर रही हैं। उन्हें इस निर्माण कार्य के लिए क्या क्या सुविधा हासिल है और उनके द्वारा निर्मित बैग की गुणवत्ता कैसी है, इस संबंध में जानकारी ली गई है। और यह प्रयास रहेगा कि कैसे इस औद्योगिक क्षेत्र का समग्र विकास हो, लेदर क्लस्टर सेंटर समेत अन्य औद्योगिक संस्थान को भी जीवंत किया जा सके। पत्रकारों द्वारा मुजफ्फरपुर में
उनके जिलाधिकारी रहने से लेकर अब तक के विकास पर किए गए सवाल पर श्री मीणा ने कहा कि बीच के 2 दशक में समूचे बिहार समेत मुजफ्फरपुर में भी आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। शहर का फैलाव तेजी से हुआ है। मोतीपुर में फूड पार्क और एथेनॉल केंद्र बनने से क्षेत्र का औद्योगिक विकास भी हो रहा है। मुजफ्फरपुर शहर को भी स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से जीविका समूह के उत्तरोत्तर विकास को लेकर कहा कि यह एक संगठित महिलाओं का संगठन है जिनकी संख्या फिलहाल 10 लाख है और यह अपने क्षेत्र में निरंतर बेहतर कार्य कर रही हैं। सरकार के स्तर पर भी इन्हें सुविधा प्रदान की जा रही है। बैंक की ओर से आसानी से कर्ज मुहैया करने के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित शेड में इन्हें व्यावसायिक प्रतिष्ठान सस्ते दर में मुहैया कराया जा रहे हैं। आगे भी इस महिला समूह को सशक्त बनाने और सतत रोजगार का अवसर मुहैया करना प्राथमिकता होगी। नाम पूछे हैं सर। और क्या पूछ रहे हैं? वही पेमेंट के लिए कहाँ से आई हैं वही सब। कैसा लगा आपको यहाँ? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा जी। आप लोग के परेशानी के बारे में पूछ रहे हैं, बताइए अपनी परेशानी। परेशानी तो कुछ है नहीं सर, तो क्या बताएं। उसके बाद आए सर, क्या कुछ नया मिलेगा सर मुझे? देखिए, अभी तो बेला इंडस्ट्रियल एरिया में जो टेक्सटाइल क्लस्टर बना है उसको देखने के लिए हम लोग आए हैं। प्राइमरीली इस उद्देश्य के लिए कि जीविका दीदियों को किस प्रकार यह रोज़गार मिला है, कैसे उनकी आजीविका में वृद्धि हो रही है और कैसे जो ब्रांड्स है बैग की उनका यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्रिएट हुआ है, आगे कैसे इसमें वृद्धि हो सके और क्या क्या सहयोग संभव है उसको देखने के लिए, ताकि इस इंडस्ट्रियल एरिया का फुल पोटेंशियल का उपयोग हो। तो उस दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सर, मुजफ्फरपुर डीएम के बाद आप चीफ सेक्रेटरी के रूप में आए हैं सर, पहले का और अभी में कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं सर? देखो, पिछले 20 वर्ष में पूरे राज्य में आमूल-चूल विकास हुआ है। मुजफ्फरपुर भी आप सभी जानते हैं कि कितना बहुआयामी विकास हो गया, शहर का चारों तरफ फैलाव हो गया, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो गया, रोड से लेकर के और सभी फैसिलिटीज़ का, प्लस कई इंडस्ट्रियल एरियाज जो है मोतीपुर में आ गए हैं। आज भी हम लोग फूड पार्क मोतीपुर को देख करके आए हैं, एथेनॉल की फैक्ट्रीज आ गई है, तो चारों तरफ विकास हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में शहर में भी बहुत आधारभूत संरचनाओं पर काम चल रहा है। आज ही स्मार्ट सिटी की परियोजना की मैंने समीक्षा की है, उसके काम भी तेज़ी से चल रहे हैं। और जहाँ तक रोड, बाकी आरओबीज, इन सब की भी चर्चा हुई है। जहाँ कोई बाधा है उसको भी दूर किया जा रहा है और बहुत तेज़ी से सारे विकास के काम चल रहे हैं। आने वाले समय इस पर जीविका और उद्योग के क्षेत्र में क्या कुछ विस्तार होने की संभावना है सर? जीविका समूह बहुत ही संगठित और सशक्त समूह है। सारे CLF, करीब 1500 CLF है, 70,000 BO है और 10 लाख से अधिक का सेल्फ हेल्प ग्रुप का नेटवर्क है। तो आय में वृद्धि हो, इस ध्येय से अधिक एक्टिविटीज़ में इन समूहों को रोज़गार मिले, क्षमता विकसित हो, मार्केट से एक्सेस हो, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, इस पर काम हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ने पिछले वर्षों में प्लग एंड प्ले साइट्स का निर्माण किया है, ये आपके सामने है, जिसके फलस्वरूप जीविका दीदियों को बहुत सस्ते दर पर, किराए पर इन साइड में स्थान मिलना शुरू हो पाया है। और बैंकों से क्रेडिट की फैसिलिटी है, हमारा BRLPS से पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट है और डिफरेंट मैन्युफैक्चरर प्लस मार्केट का लिंकेज की कोशिश की जा रही है। तो अधिक से अधिक जीविका दीदियों के रोज़गार के अवसर, सतत रोज़गार के अवसर विकसित हो, इसके लिए प्रयास जारी है। हमें पूरी आशा है कि जो उदाहरण यहाँ पर आप लोग देख रहे हो या अन्य इंडस्ट्रियल एरियाज में हो रहा है, यह अब उत्तरोत्तर फास्टर और इसमें ग्रोथ है। थैंक यू। तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव में शिक्षक नेता बंसीधर बिजवासी की जीत की खबर मिलते ही उनके गांव मधुबन प्रखंड के रक्सा व विद्यालय में खुशी की लहर छा गई। स्कूल में जमकर पटाखे फोड़े गए। शिक्षकों व ग्रामीणों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर व मिठाई खिलाकर शुभकामना दी। बुधवार को दामू चौक स्थित आवास पर भी मिलने वालों का तांता लगा रहा। ग्रामीणों ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी।
किसी ने बुके तो किसी ने शॉल उठाकर नए विधान पार्षद का स्वागत किया। शिक्षकों ने उपहार स्वरूप उन्हें पौधा भी दिया। बंसीधर ब्रिजवासी ने सभी का आभार प्रकट करते हुए उनकी आशाओं पर खरा उतरने का विश्वास दिलाया है। इस दौरान साथी शिक्षकों ने कहा कि जिस स्कूल से बंसीधर ब्रिजवासी के आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आज वे विधान पार्षद बन गए हैं। यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है। पंचायत समिति सदानंद ने कहा कि गांव में उत्सव का माहौल है। होली व दिवाली दोनों साथ मनाई जा रही है। एक पिछड़ा गांव से निकलकर विधान पार्षद तक का सफर उनके जुझारूपन और संघर्ष की कहानी बयान करती है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना यादव ने कहा कि उनकी जीत से पूरे गांव में उत्सव का माहौल है। वहीं मरवन प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि इन्होंने अपनी बदौलत यह मुकाम हासिल किया है। इन्हें राजनीति कोई विरासत में नहीं मिली है। इनकी जीत से पूरे गांव में जश्न का माहौल है। जीत पर बहुत हर्ष है। हम लोगों के छोटे भाई हैं, बंसीधर ब्रजवासी शुरू से ही जुझारू रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ से ही यूनिवर्सिटी की राजनीति करने के बाद जो है सो ये 2005 में पंचायत शिक्षक में इनकी बहाली हुई। उसके बाद से ही शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बने और इनका आंदोलन तो आप लोग देखे ही हैं। शिक्षकों के लिए करो या मरो की राजनीति आंदोलन किए हैं और जुझारू रहे हैं। ये जीत जो है हम तो श्रेय देंगे इनके जुझारूपन का और इसका मूल श्रेय शिक्षकों को जाता है और हमारे ग्रामीण हैं, इसलिए हम ग्रामवासी भी हर्षित हैं। इस जीत से हर्षोल्लास मनाए। कल हमारे पंचायत में भी हर ढंग से उल्लास मनाया गया। जिस विद्यालय में ये वहाँ शिक्षक थे, वहाँ के बच्चों और पंचायत के शिक्षकों के द्वारा भी जश्न मनाया गया। ये बराबर से जुझारू प्रवृत्ति के रहे हैं। इनमें अपने बदौलत कोई इनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं था जो राजनीति इनको विरासत में मिला है। ये जो है सो खुद अपने बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। गांव में एकदम उत्सव का माहौल है। होली और दीपावली मन रहा है। ये पिछले गांव से निकल करके बंसीधर ब्रजवासी जी एक प्राथमिक विद्यालय में नौकरी कर करके और वहां से आकर के हमारे विद्यालय में ही, जहां हम सचिव रहा करते थे, उस समय शिक्षक थे, और संघर्ष कर करके और आज यहाँ पर पहुंचे हैं। और काफी भी जुझारू लगनशील लोग थे और सभी लोगों से मित्रवत व्यवहार रखते थे और हर चीज में हम लोगों से विचार विमर्श रखते थे। हम सरकार के द्वारा इन पर इल्जाम लगाया गया, इल्जाम लगा करके केस किया गया। केस के द्वारा इनको बर्खास्त किया गया। उसके बाद काफी हम लोग मायूस हुए। अच्छे टीचर का जो बर्खास्त कर दिया गया हमारे विद्यालय से, लेकिन इन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखा और उसी का नतीजा है कि आज ये इस पद पर है। और हम लोग इनके और उज्जवल भविष्य की और ऊंचे जाने की कामना करते हैं कि और ऊंचे से ऊंचे जाए हमारे गांव का नाम, हमारे विद्यालय गांव का नाम और आगे बढ़े। यही कामना, शुभकामना है। शिक्षक की आवाज बन के आए हैं और अब हम चाहेंगे इनसे कि गरीब बुढ़वा का भी आवाज सदन में उठावे, पिछड़ा का भी सदन में बात उठावे। देखिए, जिस दिन नॉमिनेशन हुआ उसी दिन हम लोग पूरे पंचायतवासी और पंचायत के साथ साथ मरमर प्रखंड में पूरा क्लियर हो गया था नॉमिनेशन के साथ ही कि इनकी जीत पक्की होगी। आप लोग गाँव से आए हैं जी। किस तरह का माहौल है? गांव में एकदम खुशहाली का माहौल है ना। छठ पर्व जैसा, दीपावली जैसा वहाँ जो है होली के तरह रंग गुलाल अबीर जो है परसों से ही हम लोग खेल रहे हैं और
खिलवा रहे हैं गांव के लोग को। बधाई देने आते हैं। जी जी, बधाई देने आए। मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा चौक स्थित क्लियर टोन मोबाइल शोरूम अपना 25 साल पूरा कर चुका है। क्लियर टोन के द्वारा 25वां वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही है। बेमिसाल 25 साल पूरा होने पर बुधवार को क्लियर टोन मोबाइल शोरूम में पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, पूर्व पार्षद इकबाल कुरैशी और शोरूम के प्रोप्राइटर मोहम्मद नौशाद के द्वारा केक काटकर 25वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर कई गणमान्य लोग शोरूम में पहुंचकर नौशाद को मुबारकबाद दी। वहीं प्रोप्राइटर ने भी सभी का मुंह मीठा कराकर आभार व्यक्त किया। प्रोप्राइटर मोहम्मद नौशाद ने बताया कि नए साल के मौके पर नया प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो एकदम बेस्ट टाइम है, क्योंकि नया साल के मौके पर सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनी अपने फ़ोन्स पर बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इस ऑफर को आपको प्रीमियम फ़ोन EMI पर भी खरीदने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि आईफोन, सैमसंग, वीवो, ओप्पो समेत सभी फ़ोनों पर बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप सस्ती कीमत पर क्लियर टोन से खरीद सकते हैं। कि क्लियर टोन जो है एजेंसी, उसका क्लियर डीलिंग है और क्लियर डीलिंग के कारण मुजफ्फरपुर और इसके अगल बगल के लोग यहाँ आते हैं, विश्वास रखते हैं कि यहाँ का डीलिंग और सामान बहुत ही उम्दा किस्म के लोगों को मिलता है। यही कारण है कि 25 साल में यह लड़का ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है और अगला 25 साल के पहले मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ी एजेंसी यही रहेगी, पूरे मुजफ्फरपुर ज़िला में। आपका भी बहुत पुराना रिलेशन रहा है। मेरा रिलेशन भी है और हम इसके व्यवहार से बहुत ही प्रभावित रहते हैं। हमारा दूसरे जगह भी जाना था, लेकिन इसका उद्घाटन हमारा स्टाफ बोला हम पहले वही जा कर के करेंगे, तब दूसरे जगह जाना होगा। तो ये लड़का का व्यवहार, इसका डीलिंग, नाम भी रखा क्लियर टोन, साफ बात है यार, समझे ना। झूठ साच का रोजगार नहीं होता है, बढ़िया काम होता है, बढ़िया सामान मिलता है और उसको बढ़िया सेटिस्फेक्शन भी देता है व्यवहार के द्वारा। इसलिए मैं इसकी बड़ी ही सराहना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मुजफ्फरपुर में इस तरह से लड़का बढ़ कर के मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में 4 चांद लगावे। आप लोग के सहयोग से जो है ये क्लियर टोन का 25वां साल में प्रवेश कर गए हैं, जिसका श्री सुरेश कुमार शर्मा जी पूर्व मंत्री के हाथ से सेलिब्रेशन करवाया गया है। और 25 साल में लोगों का किस तरह का प्यार मिला? 25 साल में हम लोग का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। यह शहर का सबसे पुराना और विश्वसनीय क्लियर टोन है, जो ये हाथी चौक पे जो है क्लियर टोन है। लोगों का प्यार आगे भी मिलता रहे। हाँ, लोगों का प्यार बहुत मिला और उम्मीद करते हैं कि आगे भी मिले और ये 25 साल में हम लोग प्रवेश किए हैं और आगे भी अच्छा करें। मोबाइल में कौन कौन सा फ़ोन यहाँ पे उपलब्ध मिलेगा? मोबाइल में आईफोन है, ओप्पो, वीवो, मोटोरोला, MI, रियलमी, सारे कंपनी का है। सब पे गिफ्ट चल रहा है, सब पे 0 इंटरेस्ट पे भी मिल जा रहा है। हाँ, हम लोग के जो शहर में कहीं नहीं मिलेगा वो हम लोग के यहाँ मिल जाएगा और लॉन्चिंग के डेट पर मिल जाएगा। एकदम लॉन्चिंग के डेट पर उपलब्ध हो जाता है हम लोग के यहाँ। ये सेम डेट में मिल जाएगा और 24/0 के स्कीम पे मिल जाएगा और कैशबैक के साथ मिल जाएगा। और साथ में गिफ्ट है, निश्चित उपहार है और 0 इंटरेस्ट पे है और यहाँ 1 नंबर सामान मिलेगा और शहर का सबसे विश्वसनीय और पुराना दुकान है। फेस्टिवल में ऑफर देते हैं 12 माह? हम लोग बराबर 12 महीना मिलेगा साथ में। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा गौशाला समिति के द्वारा आगामी 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके भव्य आयोजन की व्यवस्था एवं सफलता हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण कथा गौशाला समिति एवं अन्य सहयोगी संस्थागण की एक संयुक्त बैठक बुधवार को मुजफ्फरपुर के गौशाला परिसर में आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य रूप से सज्जन शर्मा, संजय परसरामका, मनोज केजरीवाल, विनोद चौधरी, श्याम भीमसरिया, कैलाश धंधारिया, श्याम भरतिया, राजू खेतान उपस्थित हुए। बैठक के बाद कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए अंबिका धंधारिया ने बताया कि बाबा गरीबनाथ की नगरी में 40 वर्षों के पश्चात पुनः 108 पोथी यजमान श्रीमद् भागवत
मूल पाठ श्री धाम वृंदावन निवासी 108 भागवत कथावाचक ब्राह्मणों के द्वारा प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। तत्पश्चात भागवत उपासक आचार्य ब्रजेश जी महाराज के द्वारा 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक सिकंदरपुर गौशाला परिसर मुजफ्फरपुर में महापुराण कथा का विराट एवं भव्य आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन, स्थापना, पूजन एवं श्रवण से गृहस्थों को सुख संपत्ति की प्राप्ति एवं उनके पितरों को प्रसन्नता एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातनी परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को प्रिय गायों के मध्य गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन एवं श्रवण का महात्स्य एवं पुण्य सहस्त्र गुना होता है। सभी प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संबंधों को हम गौशाला परिसर में स्वागत करते हैं। लगभग 4 दशकों के बाद मुजफ्फरपुर की पावन धरती पर 108 मद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन बहुत ही विराट स्वरूप में हो रहा है। इसमें जितने सनातन धर्मावलंबी सारे लोग इसमें जी जान से लगे हुए हैं। इसकी भरपूर तैयारियां चल रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारा करवाने का है कि हर आदमी के जीवन में एक बार भागवत का पाठ जरूर होना चाहिए और मूल पाठ होना चाहिए। इस बात का यही उद्देश्य लेके हम लोगों ने 108 पंडितों को जो है वृंदावन से बुलाया है, जो 18,000 श्लोकों का एक एक पंडित जी पाठ करेंगे, यानी 18,000 इंटू 108 मूल भागवत होगी। इसके अलावा मैं बता दूं, भागवत को करवाने का को मुक्ति का भी ग्रंथ कहा गया है। इस मुक्ति का ग्रंथ या पितरों की शांति के लिए भी भागवत कराई जाती है। भागवत करने और करवाने, भागवत का गुणगान करने वाले का भक्तों का कष्ट दूर होता है। इसके अलावा भागवत से तरलों का तनाव हटता है, सुख शांति और समृद्धि आती है। कितने से कितने तारीख तक आयोजन होगा? ये आयोजन 18 तारीख से लेकर 24 दिसंबर तक होगा। इसके पहले 17 तारीख को जो हमारे यजमान है वो सब मूल पोथी का पाठ पूजन करेंगे, संकल्प लेंगे। और सवेरे हमारे यहाँ बाबा गरीबनाथ हमारे जिला के जो मालिक हैं, हमारे जिला के जो कुल देवता स्थान देवता है, उनके यहाँ से हमारे यहाँ जो शोभा यात्रा वहाँ से निकलेगी, जिसमें सारे जजमान मुजफ्फरपुर के जितने धर्मावलंबी हैं वो सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे। कथा स्थल क्या कुछ है? कथा स्थल मुजफ्फरपुर सिकंदरपुर गौशाला का परिसर है। उसमें लोगों को बैठने के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था की जा रही है। लगभग 40,000 स्क्वायर फीट का पंडाल बनाया जा रहा है कि अधिक से अधिक धर्मावलंबी आकर इस कथा को निःशुल्क सुन सके। इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।